हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर 1 और यह वीडियो पार्ट 2 होगा। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई आखिर है तो क्या है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं वीडियो पार्ट हमारा 2 होगा और पार्ट 2 में जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे कोशिका के भाग, आखिर जो है कोशिका के कौन कौन से भाग है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट यहाँ है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह कोशिका की सबसे बाहरी परत होता है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका के घटक को क्या करती है? बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, यहाँ है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन के दो परतों से बनी होती है। जो लिपिड जो होती है वह तथा प्रोटीन से बनी होती है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं कैसे इसके परत से बनी होती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कोशिका झिल्ली का लचीलापन। आखिर जो है कोशिका झिल्ली का लचीलापन कैसे है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा को अपने बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इसी लचीलापन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है और खाद्य पदार्थ को उत्पाद के सहारे निकल जाता है। अमीबा या अन्य एककोशिकीय जीव में भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव निकल कर आया है कि जो अमीबा होता है या अन्य एक कोशिकीय जीव होता है उसमें जो भोजन करने या जो है भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ जो है पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अमीबा जो है मान गए कि एग्जाम में गए वहाँ पूछ दिया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीबा या जो है एक कोशिकीय जीव जो ग्रहण करता है भोजन उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा ऑब्जेक्टिव में देखिएगा। जो है हमारा ऑप्शन क्या दिया है, इंडोसाइटोसिस दिया है या फैगोसाइटोसिस दिया है। अगर दोनों दिया हो तो आपको ए बी दोनों मारना है। जैसे मान गए कि ऑप्शन ए में दे दिया इंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में दे दिया फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी में दे दिया ए बी दोनों और ऑप्शन डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन मारिएगा आप लोग? एक मारिएगा? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी को मारिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे फैगोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस दोनों सही है। तो चलिए हम लोग यहाँ जाने कि अमीबा में जो है हम लोग किस प्रकार से देखें कि अमीबा कैसे भोजन करता है और साथ में भोजन जो करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। अब इसका कार्य समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है यह कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। क्या करता है? जो होता है ना, यह कोशिका द्रव्य को कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। दूसरा है यह कोशिका की बाहरी तत्वों की से रक्षा करता है। क्या करता है? बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। अगला है तीसरा, कुछ चुने हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के ही द्वारा ही होता है, जबकि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। सही बात है कि यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। चौथा नंबर पॉइंट है विसरण एवं प्रसरण की क्रिया इसी झिल्ली के द्वारा होता है। जो मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी के कारण ही क्या होता है, विसरण एवं प्रसरण की क्रिया होती है। आगे है प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है। कैसे होती है इसको समझिए। यहाँ लिखा गया है प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थ को ही अंदर अथवा बाहर जाने देती है। कुछ जो चुने हुए पदार्थ होते हैं उसी को अंदर और बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों को जो है गति को क्या करती है, रोक देती है। जो मान गए कि जो अगर खराब पदार्थ है उसको क्या करेगा, यह गति को रोक देता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं।
इसलिए क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अगला जो हमारा है यहाँ पॉइंट है पदार्थों की गति का नियम। पदार्थ की गति का नियम हम लोग समझेंगे। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। पदार्थ की गति कहाँ से होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण यानी डिफ्यूजन क्या होता है, इसको समझिए आप लोग। विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है। विसरण क्या है, एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। देखिए विसरण क्या होता है, यानी डिफ्यूजन। इंग्लिश में आप लोग क्या कहिएगा, इसको डिफ्यूजन है। क्या होता है इसको समझिए। देखिए विसरण एक कोशिका में होने वाली प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि यह कोशिका में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों का अणुओं का परिवहन वर्णनात्मक व परागम्य झिल्ली के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। समझ लीजिए आप लोग विसरण को। तो हमारा यहाँ पे अगला है कोशिकाओं में विसरण की प्रक्रिया। तो इसको समझिए। CO2 का मतलब हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कोशिकीय अपशिष्ट जब कोशिकाओं में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है तो उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कोशिकाओं के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार कोशिका में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता कम हो जाती है और बाहर ऑक्सीजन यानी O2 की सांद्रता बढ़ जाती है। तो बाहर से O2 कोशिका में अंदर वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली से विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका की अंदर चली जाती है। इस प्रकार कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आप लोग यहाँ तक विसरण प्रक्रिया को समझे। तो अब हम लोग परासरण समझेंगे, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है। परासरण यानी ऑस्मोसिस क्या होता है, समझिए इसको। जल के अणुओं की गति वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। देखिए क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं इसको लिखिएगा जरूर, लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को बहुत आगे जाकर के फायदा होगा। लिखिएगा, याद कीजिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा। और जो है आप लोग को टेलीग्राम में जो है ही आपको क्विज कराया ही जाता है, साथ ही यूट्यूब पर जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोग से, और जो है अन्य माध्यम से आप लोग को जो भी सहायता प्रदान किया जा सकता है आप लोग के लिए किया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को दूसरे के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ परासरण क्या लिखा हुआ है, जल के अणुओं की गति वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जिस प्रकार गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक उसी नियम का पालन परासरण भी होता है। परासरण में जल के अणुओं की गति भी वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। दूसरा क्या है हमारा, केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्या होता है, समझिए इसको। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। केंद्रक क्या है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। यहाँ देखिए आपको क्रोमोसोम का यहाँ पे जो है फिगर आपको बताया गया है। क्रोमोसोम का जो है यह है फिगर, आप लोग इसको जो है बना लीजिएगा कॉपी में जरूर, जिससे आप लोग को याद रहेगा कि क्रोमोसोम जो है आखिर होता है कैसे है। तो यहाँ पे आप लोग केंद्रक में पढ़े कि क्रोमोसोम यानी कोशिका के केंद्रक में भी पाई जाती है, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देती है। केंद्रक झिल्ली समझिए, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर
जा पाता। अब ये समझ लिया आप लोग कि केंद्रक झिल्ली क्या होता है। यहाँ गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या है समझ लीजिए। गुणसूत्र एक क्षाराकार यानी सिलेंड्रिकल, जैसे ये यहाँ पे आप लोग जो है फिगर देख रहे होंगे, सिलेंड्रिकल रूप में है, संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता के डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में यहाँ फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अणु के रूप में अगली संतति में जाता है। डीएनए जैसे हो गया हमारा माता पिता से डीएनए अगली संतति के रूप में क्या करता है, जाता है। आगे कुछ पॉइंट है यहाँ पे समझिए आप लोग। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये बात आप लोग जरूर याद कर रखिएगा कि जो है क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, वह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। पॉइंट इसको आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है डीएनए अणु। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। अगला पॉइंट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए में जो क्रियात्मक खंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जो यहाँ खंड आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग जीन कहते हैं। जो कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। अब समझ लेते हैं कि क्रोमैटिन आखिर जो है क्या होता है। देखिए यहाँ क्रोमैटिन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। जब कभी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो यह क्रोमोसोम में क्या हो जाती है, संगठित हो जाती है। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं यानी एंड करते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ लिए कि जो है क्रोमैटिन क्या होता है। उसके आगे गुणसूत्र समझे हैं, केंद्रक झिल्ली पढ़े हैं, उसके बाद केंद्रक पढ़े हैं, परासरण पढ़े हैं। आप लोग कोशिका में विसरण की प्रक्रिया को समझे हैं, विसरण क्या होता है यानी डिफ्यूजन क्या होता है उसको समझे हैं। और ऊपर आप लोग यहाँ पे समझे क्या है कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन क्या होता है और कोशिका के भाग को समझ लिए। तो इतना टॉपिक को आप लोग एक वीडियो में कवर कर लिए। यह वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 3 में आप लोग के लिए कुछ अन्य टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। टॉपिक का नाम हम आपको बता देते हैं, यह वीडियो पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा। वीडियो पार्ट 3 में देखिए यहाँ पे टॉपिक हमारा रहेगा कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन क्या होता है। इसको अगले जो है वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छा से पढ़ करके याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो कहीं भी समझ में नहीं आता है तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। उस पर आप लोग के लिए एक और अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। जिनको समझ में नहीं आता है आप कमेंट जरूर करके बताइएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए जिससे वे भी जो है क्लास 9th का जो है बायोलॉजी पढ़ सके। तो हम वीडियो पे यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।